नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल इलेक्शन कमीशन जो है लोकसभा चुनाव की घोषणा 3 बजे कर सकता है और आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। उसके बाद तो जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है लोकसभा का चुनाव, उसमें सारे नेताओं अपनी चुनावी रैलियों में व्यस्त हो जाएंगे और कार्यकर्ता भी अपने अपने पार्टियों का झंडा लेकर के पूरी तरह से मैदान में उतर जाएंगे। ये सब कुछ हो उससे पहले आज थोड़ा जान लेते हैं कि विपक्षी पार्टियां, विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं वो कितने पानी में हैं, वो इस चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं और इस चुनाव के बाद कितने लोगों का अस्तित्व बचा रह जाएगा और कितने लोगों का या कितने पार्टियों का अस्तित्व जो है भारतीय राजनीति के जो स्पेक्ट्रम है उससे हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आइए आज उसी पर विचार करते हैं। दोस्तों, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है वो कांग्रेस है। अभी उसके पास में 54 सीट है और जिस प्रकार से सर्वे अभी आ रहा है उससे नहीं लगता है कि वो 54 सीट को भी रिटेन कर पाएगी, अर्थात अपनी 54 सीट को भी बचा पाएगी। तो सबसे बड़ी समस्या तो कांग्रेस के लिए। लेकिन कांग्रेस की स्थिति क्यों है? कांग्रेस के जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं राहुल गांधी, जब उनको दिल्ली में होना चाहिए था तो वो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में निकले हुए हैं। अब आज के तारीख में उनकी यात्रा कहाँ है? कम से कम समाचार माध्यमों से पूरी तरह से गायब है। पहले जो है सोशल मीडिया पे उसकी चर्चा हुआ करती थी, अब वो वहां से भी गायब हो गए हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के आज के तारीख में सबसे बड़े नेता हैं, उनकी स्थिति क्या है। उनकी स्थिति आज के तारीख में क्षेत्रीय दलों के सामने द्वितीय दर्जे की पार्टी की बनकर रह गई है और जिस प्रकार से विपक्षी दल उनसे किनारा कर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में बहुत सारे जो भारत में क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ ही उसी पंगत में कांग्रेस भी होगी, क्योंकि वो कुछ और ज्यादा करने की स्थिति में अब नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं, उस पर फिर कभी चर्चा की जाएगी। अब आते हैं क्षेत्रीय दलों में। क्षेत्रीय दल जैसे डीएमके, एमके स्टालिन तमिलनाडु में नो डाउट बहुत ही मजबूत है, लेकिन उनकी एक लिमिटेशन है। तमिलनाडु के बाहर में जो पड़ोसी राज्य है, मसलन कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है या केरल है, उन जगहों पे डीएमके को कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो जो भी करना है उनको, वो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में वो कर सकते हैं। और तमिलनाडु में भी डीएमके की स्थिति जो रिपोर्ट आ रही है उससे ये लगता है कि दिन पर दिन उनकी स्थिति कमजोर होते जा रही है। कहाँ तो उम्मीद थी कि वो बहुत बड़ी भूमिका जो है राष्ट्रीय स्तर पर निभाएंगे, लेकिन अब वैसा होता दिख नहीं रहा है। वामपंथी दल आपको याद होगा दोस्तों, 90 के दशक में कॉमरेड सुरजीत हुआ करते थे। उनके बगैर, उनके अगुवाई के बगैर, उनकी मध्यस्थता के बगैर किसी भी प्रकार की जब मैं बात कर रहा हूं, किसी भी प्रकार के गठबंधन वाली सरकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी बिना कॉमरेड सुरजीत के। लेकिन आज के तारीख में वामपंथी दल की स्थिति यह है कि वो अगर 2-4 सीट भी पा जाए तो वो भी बहुत है। कमोबेश यही स्थिति उत्तर भारत में सपा, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, और फिर बिहार में जो राष्ट्रीय जनता दल है, जिसके अब तो उसका नेतृत्व जो है लालू नहीं, उनके बेटे तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उनकी भी स्थिति यही है। अखिलेश यादव कभी भी उत्तर प्रदेश की सीमा को पार नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में एक आध सीट उनको कहीं मिल जाया करता था, लेकिन वो कभी भी उत्तर प्रदेश की सीमा को लांघ नहीं पाए और इस स्तर पर नहीं लांघ पाए कि वो कभी भी राष्ट्रीय दल बनने की क्षमता रखते हो। इस तरह की शक्ति उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं हुई। उसके इतर जो वहीं पे मायावती हैं, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने कई बार उत्तर प्रदेश के बैरियर को तोड़ा है। वो छत्तीसगढ़ में भी जीती, वो मध्य प्रदेश में भी जीती, राजस्थान में तो उनका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा था पिछले चुनावों में। तो विधानसभा में तो ये मायावती दस्तक दे देती हैं, लेकिन जहां तक लोकसभा की बात है तो लोकसभा के चुनाव में उनका भी दायरा जो है उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहा है और पिछले कुछ दिनों से पता नहीं किन कारणों से, लेकिन वो राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं है। हालांकि उनकी पार्टी
लोकसभा का चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने जा रही है, लेकिन उनसे भी बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है। हालांकि उनका जो अस्तित्व है वो बचा रहेगा और वो 2, 4, 5 सीट जीत ले, इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। ये सब कुछ होता रहेगा, लेकिन जो उनसे अपेक्षा की जाती थी उस अपेक्षा पे वो कम से कम लोकसभा के 2024 के चुनाव में खरी नहीं उतरने वाली है। यही स्थिति कमोबेश बिहार में है। जो तेजस्वी यादव है वो भी पहले झारखंड में, जब बिहार हुआ करता था, जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था, तब उनका अस्तित्व जो है झारखंड के भी कुछ पॉकेट्स में रहता था। कुछ सीट, खास करके पलामू, चतरा का सीट वो निकाल लिया करते थे, लेकिन अब वो स्थिति उनकी भी नहीं रही है। वो भी सीमित होकर के बिहार तक ही रह गए हैं और बिहार में भी अब वो अपने को ये क्लेम नहीं कर सकते, कम से कम लोकसभा के चुनाव में, कि वो वहां पे पहले नंबर या दूसरे नंबर की पार्टी बन जाएंगे। इसकी संभावना जो राष्ट्रीय जनता दल में भी नहीं है और उनसे भी ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो बहुत आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी छत्रप, सबसे मजबूत छत्रप जो है वो है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। जैसा कि दोस्तों आपने समाचार माध्यमों में सुना होगा कि ममता बनर्जी का कल जो है उनके घर के अंदर ही एक्सीडेंट हो गया। वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और अभी वो इलाजरत हैं, अस्पताल में है। कामना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर के चुनावी मैदान में आवे और पहले की तरह फिर से दहाड़ लगाए। ये कामना है और ऐसा होगा भी। अब ममता बनर्जी जो है वेस्ट बंगाल में नो डाउट वो नंबर 1 पार्टी है टीएमसी, उनकी जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो नंबर 1 पार्टी है। विधानसभा चुनाव में उनका जो प्रदर्शन रहा है वो बहुत ही प्रभावशाली रहा है, लेकिन और लोकसभा में भी उनका जो प्रदर्शन है बहुत ही प्रभावशाली रहा। लेकिन समस्या कहां पर है? समस्या ये है कि अब उनका भी करिश्मा दिनों दिन खत्म होता जा रहा है। अब वो उतनी करिश्माई नेता नहीं रही जो कभी हुआ करती थी या पिछले चुनाव तक हुआ करती थी। इस बार जानकार और जो सर्वे वहां पे लोग जो कर रहे हैं उनका कहना है कि इस बार उनकी भी लोकसभा की सीट घटेगी, उनकी बढ़ेगी नहीं घटेगी, और भाजपा संभवतः वहां भी लोकसभा में कम से कम सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल से सीट भेजने वाली पार्टी बन जाएगी। अब ममता बनर्जी की समस्या क्या है? ममता बनर्जी की समस्या ये है कि वही जो हर क्षेत्रीय दल के साथ में होता है कि वो सीमित है, वो अपने राज्य तक सीमित है, वो कभी भी अपना प्रभाव अपने राज्य के बाहर नहीं फैला पाई। तो ये तो दोस्तों हुई बात उन क्षेत्रीय दलों की। और एक राष्ट्रीय दल कांग्रेस की। कांग्रेस के पास बहुत संभावना है, लेकिन अपने नीतियों के कारण और जो उनके कार्यकर्ता, उनका भी मोरल काफी डाउन। वो जानते हैं कि 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है। लेकिन जो भी क्षेत्रीय दल है, इन सब की स्थिति जो है कमोबेश एक ही जैसी है, अपने राज्य तक सीमित है और उनका जो एक करिश्माई व्यक्तित्व हुआ करता था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कौन भूलेगा बीआरएस अभी कुछ दिन पहले तक जो तेलंगाना में वहां पर उनका केसीआर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज के तारीख में उनको वहां कोई पूछने वाला नहीं है, राजनीतिक रूप से पूछने वाला नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है। और जिस तरह से सर्वे आ रहा है संभवतः वो 1 या 2 सीट पर सीमित हो जाएंगे तेलंगाना में। तो क्षेत्रीय दलों का जिस तरह से वो शक्तिशाली होते हैं, जिस तरह से उनका ग्राफ ऊपर चढ़ता है, उतनी ही तेजी से उनकी एक गलती के कारण उनका जो ग्राफ है उतनी तेजी से नीचे गिरता है। अब इन सब के बीच में लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। नहीं दोस्तों, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। एक व्यक्ति है, एक पार्टी है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। आप उनके नीतियों से सहमत हो असहमत हो, लेकिन वो व्यक्ति हमेशा चर्चा में बना रहता है। आप कुछ भी कर लें, वो इतनी ज्यादा प्रतिक्रियावादी व्यक्ति है कि किसी भी तरह का समाचार हो, कोई भी न्यूज हो, उससे संबंधित हो या ना हो, वो सब पे प्रतिक्रिया देने के लिए एकदम तैयार बैठा रहता है। जिसके कारण जब आप प्रतिक्रिया देते हैं तो स्वाभाविक है कि समाचार माध्यमों में उसकी चर्चा होगी। वो कई बार ऐसे अनर्गल बयान देते हैं, जैसे सीएए के मुद्दे पर उन्होंने जो बयान दिया वो अनर्गल है, वो बेसिर पैर का है। और इस तरह के जो बड़े नेता हैं उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती। लेकिन वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल किसी चीज पे प्रतिक्रिया ना दें, विरोध ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता है। और उनकी इन अनर्गल बयानबाजी का जवाब जो अमित शाह, गृह मंत्री जो अमित शाह को जवाब देना पड़ता है, जैसा लेकिन अमित शाह को बाध्य होना पड़ता है।
जबकि जो लोग अमित शाह को जानते हैं वो कभी भी किसी भी बात पे या तो प्रतिक्रिया देते ही नहीं है, और अगर देते भी हैं तो बहुत ही संतुलित और बिरले ही वो प्रतिक्रिया देते हैं। वो प्रतिक्रिया देते ही नहीं है। वो बहुत ही गंभीर मानस के जो है वो राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन वो उनको पता है कि जो 2029 का चुनाव होने वाला है उसमें सबसे बड़ी समस्या अगर कोई व्यक्ति खड़ा करेगा उनके लिए तो वो अरविंद केजरीवाल ही होगी। अब मैं आपको उसका बानगी सुनाता हूं। सोचिए कि वो व्यक्ति 10 साल पहले एक पार्टी का निर्माण करता है। उस पार्टी को वो पहली बार में दिल्ली का चुनाव जीता देता है। फिर वो चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए वो गोवा पहुंच जाता है। वो गुजरात चला जाता है जहां पर भाजपा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, और वहां पर जाकर के गुजरात में वो 12% वोट भी पा जाता है। उससे भी बड़ी उनकी राजनीतिक हिमाकत देखिए कि जब मोदी 2014 में वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो उनके खिलाफ जाकर वो खड़ा हो गया। वो व्यक्ति जानता है कि हम हार रहे हैं, हम हार जाएंगे, इसके बावजूद उसमें ये कुव्वत है कि वो उन जगहों पर जाता है जहां पर हार तो जाएंगे लेकिन कम से कम चर्चा में तो आएंगे। और ये किसी भी राजनीतिक पार्टी की, माने वो जो यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो नफा नुकसान देख करके कहीं आगे बढ़ती है, लेकिन केजरीवाल उन व्यक्तियों में से वो नफा नुकसान नहीं, वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से उनके पार्टी का प्रभाव देश के हर हिस्से में फैले। अभी वो हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पंजाब में तो उन्होंने सरकार ही बना लिया, उत्तर प्रदेश में उनकी घुसपैठ उस स्तर पर नहीं हो पा रही जितना वो चाहते हैं, लेकिन जाते वहां भी। उत्तराखंड में तो उन्होंने इससे पिछले विधानसभा चुनाव में वो ऐसी हवा बनाने में कामयाब हो गए थे कि लोगों को लगा कि संभवतः जो है ये वहां पे अगर सत्ता ना भी बना पाए उत्तराखंड में तो कम से कम वहां पे मुख्य विपक्षी पार्टी बन जाएंगे। तो जो हवा बनाने की जो एक तरीका है, एक प्रक्रिया है, उसके वो माहिर खिलाड़ी है। दूसरी चीज कि केजरीवाल जहां भी जीत रहे हैं वहां पे वो कांग्रेस को हरा के जीत रहे हैं। पंजाब में उन्होंने कांग्रेस को रिप्लेस किया, दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस को रिप्लेस किया, और यही स्थिति देश के अन्य भाग में जहां अभी भी कांग्रेस बनी हुई है वहां पर वो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो केजरीवाल है। या तो उनको सत्ता से हटा देगा या फिर वहां पे मुख्य विपक्षी पार्टी वो बन जाएगा। और उनका प्लान जो 2024 का चुनाव नहीं है, उनका जो प्लान है केजरीवाल का वो है 2029 का चुनाव। यही कारण है कि जिस कांग्रेस के वो घोर विरोधी रहे, लेकिन इसके बावजूद 2024 में चुनाव लड़ने के लिए वो कांग्रेस के साथ में खड़े हो गए। वो खड़े क्यों हुए? क्योंकि जो मोदी का तूफान है जिसमें सब कुछ तहस नहस, हर राजनीतिक पार्टियां खत्म होते जा रही है, वहां पे कम से कम कांग्रेस की बाह पकड़ के उस तूफान का सामना तो कर सकें, कम से कम अपने को बचा तो सकें। बचा लेंगे तभी तो 2029 में चुनाव लड़ेंगे। और दोस्तों ये आप मान करके चलिए कि जो 2029 का लोकसभा का चुनाव होगा उसमें केजरीवाल की अहम भूमिका होगी। मैं ये नहीं कहता कि वो सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन उनकी भूमिका बहुत ही अहम होगी। और कांग्रेस का अगर अस्तित्व कोई खत्म कर पाएगा तो वो केजरीवाल ही होंगे। तो ये तो आकलन रही दोस्तों विपक्षी पार्टियों की कि वो क्या करेंगे और क्या होगा। लेकिन कल जब चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा, दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं ये अब तक का सबसे नीरस चुनाव होने जा रहा है, जिसमें लोगों के बीच में कोई उत्सुकता ये जानने को नहीं है कि कौन पार्टी जीतेगी, कौन पार्टी हारेगी, क्योंकि सबको पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। इसलिए आम जनों में इस चुनाव के प्रति कोई भी उत्सुकता बची हुई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि धूम धड़ाका नहीं होगा। चुनाव है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है, तो धूम धड़ाका तो होगा, लेकिन वो होगा कल घोषणा होने के बाद। बहुत सारे अनर्गल बयान, आरोप प्रत्यारोप सुनने को आप तैयार रहे। जो एक चीज मैं बताना भूल गया कि राहुल गांधी राहुल गांधी हैं, आइए थोड़ी उनकी तुलना जो केजरीवाल से करें। राहुल गांधी जो है पिछले 1 साल से, और अगर आप पिछले 10 साल का अगर आप जो उनका जो राजनीतिक जो उनकी एक्टिविटीज रही उसका एक पैटर्न आप देखिए, वो 1-2 मुद्दे पकड़ लेते हैं। उनका पहला मुद्दा है संघ से हमको लड़ना है, लड़ो भाई कौन मना कर रहा है। दूसरा अडानी अंबानी वो हो गए, उसके बाद में उससे पहले राफेल, चौकीदार चोर है। इनके पास में कुछ गिने चुने मुद्दे होते हैं जिसको पकड़ लेते हैं। हर सभा में हर जगह पे वो यही बातें करते हैं। वो कभी भी अपने को अपडेट नहीं करते हैं। अपडेट माने मुद्दों के स्तर पर अपने को अपडेट नहीं करते हैं और कोई नई बात नहीं करते हैं।
तो एक समय के बाद होता क्या है कि वो राजनीति के एक मीम बन के रह जाते हैं दोस्तों। कहना नहीं चाहिए लेकिन वास्तविकता ही है, वो मीम बन के रह जाते हैं। क्योंकि जब आप अपने को अपडेट ही नहीं करेंगे तो आपकी प्रासंगिकता तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। इसके विपरीत जो केजरीवाल है वो अपने को हमेशा प्रासंगिक बनाए रहता है। उस व्यक्ति का कोई विचारधारा नहीं है, ना वो समाजवादी है, ना वो वामपंथी है, ना दक्षिणपंथी है, वो सब है। वो मौका परस्त और चालाक राजनेता है। इसको एक उदाहरण से बता दोस्तों, राम मंदिर बनी नहीं थी, अभी राम मंदिर का फैसला आया नहीं था सुप्रीम कोर्ट से। वो उनकी नानी उनको बताया करती थी वैसे मंदिर में जाना पाप है, ये है वो है। जब राम मंदिर बना उन्होंने अपने पुराने जो भी बयान दिए थे उसको वो 2 मिनटों में भूल गए और उन्होंने क्या किया, अपने परिवार समेत जाकर के रामलला के दर्शन कराए। ये एक वानगी उस व्यक्ति का। वो व्यक्ति अपने अतीत का बैगेज अपने कंधे पर लेकर के नहीं चलता है। वो व्यक्ति हमेशा अपने को अपडेट करता है और उसे शर्म भी इस बात की नहीं है कि पहले उसने क्या कहा था। वो आज क्या कर रहा है, जो आज वो करने वाला है, वो उस पर विश्वास करता है। और जो संघ के खिलाफ या राफेल, अदानी, अंबानी इस तरह की बातों में वो व्यक्ति उलझता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि इस तरह की बातों का प्रभाव जो है जनमानस पे, खास करके आम जनों पे एकदम नहीं पड़ता है। इसलिए केजरीवाल जो है वो भविष्य का नेता है। और देखिएगा कि आप उसके राजनीतिक हरकतों पे ध्यान देते रहिए, देखिएगा कि आने वाले समय में वो और भी ज्यादा अनर्गल बातें करेगा। हमको आपको उससे भले ही खींच हो सकती हो, लेकिन वो अपने को हर हाल में राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखेगा और यही उसकी काबिलियत है और यही उसके सफलता का राज भी है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।